अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया अकरम। लोक मौसीकी, जिसे अवामी मौसीकी भी कहते हैं, क्लासिकल, नीम क्लासिकल और पॉप की निस्बत अवाम में ज़्यादा मकबूल है। और लोक मौसीकी में हल्के फुल्के गीत, लोक धुनें, इलाकाई धुनें, शादी ब्याह के गीत और लोक दास्तानें भी शामिल हैं। मसलन सस्सी पुन्नू, हीर वारिस शाह, सोनी माहीवाल, पंजाबी माहिए और सूफी शायरों की काफियाँ। पाकिस्तान में क्लासिकल, लोक और जदीद मौसीकी के तमाम ही शोबे मौजूद हैं, लेकिन इन दिनों लोक मौसीकी जवाल का शिकार है। नई नस्ल आज भी जब तुफैल नियाजी, अनायत हुसैन भट्टी, अल्लन फकीर, आलम लाहौर, नुसरत फतेह अली खान, आबदा परवीन और रेशमा के गीत सुनती है तो सर धुनती है। आज बहुत कम सिंगर ऐसे हैं जो लोक मौसीकी पर तवज्जो दें। अगर कहीं लोक मौसीकी पेश भी की जाती है तो वो भी रीमिक्स में। और लोक मौसीकी गीत और दास्तानें सीना बसीना सफर करती हैं। इस मसरूफ दौर में शायद ही किसी के पास इतना वक्त है कि उसकी तरफ तवज्जो दे सके। और लोक मौसीकी की तरफ से तवज्जो हटी तो वो साज जो इस मौसीकी में इस्तेमाल किए जाते थे वो भी लोगों के जहन से महव होने लगे। अब ना तो लोग फनकार हैं और ना लोक साज और ना ही लोक मौसीकी। आज हम आपसे इसी मौजू पर बात करेंगे कि लोक मौसीकी का ज़वाल क्यों आया। इस मौजू पर आपकी राय जानने के लिए हमारे साथी भी आपके पास आएंगे और आप लाइव कॉल्स पर भी अपने ख्यालात हमसे शेयर कर सकते हैं। और लाइव कॉल्स पर बात करने के लिए नंबर आपको बताया, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, 0423630864। और जनाब हमारे साथ स्टूडियो में एक गेस्ट भी मौजूद हैं, हम उनसे भी इस मौजू पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे फनकार जिन्होंने फोक म्यूजिक को एक नया अंदाज दिया। उन्होंने हजारों गीत गाए, 500 के करीब तो उनके ऑडियो एल्बम्स ही हैं। ये वो फनकार हैं जिनका ताल्लुक तो वैसे सराइकी खित्ते से है, लेकिन उन्होंने सराइकी के अलावा उर्दू और पंजाबी में बहुत सारे गीत गाए। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले ये फनकार कौन है, आई एम श्योर आप बहुत अच्छी तरीके से गेस कर चुके हैं। मैं फिर भी बता देती हूँ, अताउल्लाह ईसा खेलवी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अताउल्लाह साहब, सबसे पहले मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। आपकी नायत, आपकी मोहब्बत, आपने बुलाया मुझे। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो है अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम आपके सबसे पहले इस चीज़ से कि आपने सिंगिंग कैसे स्टार्ट की। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि हमने बेसिकली सुना है कि अपने कॉलेज के ज़माने में आप अपने सीनियर्स को कुछ गलत करने के बाद सीनियर्स को गाने सुना के आप हमेशा छूट जाया करते थे। कहाँ तक सच्चाई है? ये नाजिया किसी हद तक दुरुस्त है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ मुझे फैसलाबाद में, तो वहाँ लड़कों को फर्स्ट ईयर फूल जो बनाते हैं जो सीनियर होते हैं, तो उन्होंने एक शाम हॉस्टल में थे हम, तो सबको बाहर पहली शाम थी हमारी, तो सबको जो नए स्टूडेंट आए थे उनको बुलाया, बाहर निकाला कमरों से और मुख्तलिफ उनको परेशान, शैतानी, मजाक कुछ इस तरह की। जब मेरी बारी आई तो मैंने उन्हें कहा, यार मैं आपको गाना सुनाता हूँ, मुझे तंग ना करें, मज़ीद मेरा कोई इम्तिहान ना लें। तो उन्होंने कहा ठीक है गाना सुना। आपने गाना सुनाया और बच गए? मैंने गाना सुनाया और बच गए। फिर रोज़ शाम को वो, इससे ये हुआ कि दूसरे बच्चों की भी, दूसरे मेरे जो साथी थे जो न्यू कमर थे, उनकी भी जान बख्शी हो गई। और वो रोज़ाना मुझे बुला के कम से कम घंटा डेढ़ घंटा मुझसे गाने, मतलब उसके बाद जो पहले साल से शुरू हुआ वो आखिरी साल तक चलता ही रहा? हाँ, वो फिर वो कुछ दोस्ती भी हो गई। मुझे खुद बहुत इश्क था गाने से, मैं वो कि कोई सुनने वाला हो। उस वक्त तो ये मकाम नहीं था। अच्छा, तो ये मौसीकी का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ? नाज़िया, मैं ट्राइबल पठान हूँ। वहाँ मौसीकी आज भी बड़ी मायूब समझी जाती है। तो आज से 40 साल पहले तो बहुत मुश्किल था मेरा वहाँ सरवाइव करना, लेकिन मुझे इश्क था मौसीकी से, गाने से। और हुआ यूँ कि मैं उस वक्त ग़ालिबन 8वीं जमात में था स्कूल में। तो फ्राइडे को एक हाफ डे में लास्ट जो एक पीरियड होता था वो बज़्म अदब का होता। तो उसमें जो हमारे क्लास इंचार्ज थे, टीचर, वो सब बच्चों से कुछ न कुछ
सुना करते थे, कोई लतीफ़ा, कोई कहानी, कोई नज़म, कोई शायरी, कोई इलामा इकबाल का कलाम। तो जब मेरी बारी आई तो उन्होंने फरमाया, अता तुम क्या सुनाओगे? तो मैंने कहा जी मैं आपको गाना सुना। तो उस वक्त अल्लाह बख्शे सलीम रज़ा साहब बहुत बड़े हमारे मुल्क के आर्टिस्ट थे, सिंगर थे। उनका एक गाना बहुत मशहूर था, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतज़ार क्यों। वो गाना मैंने सुनाया तो उन्होंने फरमाया, मेरे उस्ताद मोहतरम जो हमें अंग्रेज़ी भी पढ़ाया करते थे और अंग्रेज़ी में मैं सबसे ज़्यादा नालायक स्टूडेंट था पूरी क्लास में। तो वो मुझसे बहुत मारा पीटा भी, उन दिनों तो बहुत उस्ताद का एहतराम होता था। मार पीट से ही बच्चे सीधे होते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि शाम को तुमने हॉस्टल में आना है, क्योंकि वो दूसरे शहर से आते थे तो असातिज़ा का हॉस्टल अलग था वहाँ पे। मैं डर गया कि वो बहुत सख्त हमारे उस्ताद थे कि पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या होगा। तो असर के बाद मैं हॉस्टल में चला गया। उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत इतना हौसला दिया कि मैंने उस पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब गायकी शुरू की तो उसकी पादाश में मुझे ख़ानदान से, घर से आकनामा मिल गया, निकाल दिया गया। तो क्या गायकी तो आपने शुरू कर दी, लेकिन क्या रीज़न थी कि आपको, जबकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपका ट्राइब जो है बहुत अगेंस्ट है मौसीकी के, तो आपने क्यों गायकी स्टार्ट कर दी? ये क्यों नहीं सोचा कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं? मेरे बाप का यही ख्वाब था और यही कोशिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा इल्म किताबों में कतई तौर पे दिल नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया, बड़ी मुश्किल से FA किया, बड़ी मुश्किल से BA किया, लेकिन उस तरफ डॉक्टरी की तरफ या साइंस की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ तो बिल्कुल ही मैं फारिग था। लेकिन गाने का शौक़ मुझे इतना ज़्यादा, मुझे खुद समझ नहीं आया कि अल्लाह की जानिब से मेरे दिल में या मेरे ज़हन में वो है तो गॉड गिफ्टेड, जो टैलेंट था वो तो अल्लाह की तरफ से था। लेकिन जो मुझे शौक़ था, यानी मैं 1 घंटा 2 घंटे डेली अगर नहीं गाता था तो मुझे कुछ होने लगता, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अच्छा अताउल्लाह साहब, हम बेसिकली वैसे अगर यूजुअली देखा जाए तो होता ये कि जो शायर हजरात हैं, जो मतलब सिंगर्स हैं, वो गाना शुरू करते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड में कोई स्टोरी, ज़्यादातर स्टोरी होती है और वो स्टोरी इश्क में नाकामी की होती है। तो आपने गाना शुरू किया, वैसे कहीं से उड़ती उड़ती खबर हमारे कानों में भी पड़ी थी कि कहीं आपको जवानी के वक्त में कोई इश्क में नाकामी, आप खुद बता दें। इश्क जो है, इश्क तो एक तहरीक है जो आपको मुतहर्रिक रखती है। बिल्कुल सही। इसमें कोई शक नहीं कि अगर उसमें पाकीज़गी हो, उसमें एहतराम हो, उसमें मोहब्बत हो, तो उस जैसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं। तो मैं समझता हूँ सच तो है, जवानी में तो हर कोई उससे गुजरता है, इस कैफियत से गुजरता है, लेकिन महसूस करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। तो नाकामी हो गई? नाकामी यही हुई कि जो गायकी थी वो मेरे लिए एक तरफ कि मैं ये गायकी छोड़ दूँ, और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसे थे जिनकी वजह से वो तकमील को न पहुँच सकी, तो हम एक दूसरे से दूर हो गए। आपकी ये अताउल्लाह साहब ये जो दास्तान है जारी रहेगी और आपके बारे में वैसे भी हम बहुत सारी बातें करते रहेंगे। यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। जी नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में जो है हमारे गेस्ट मौजूद हैं और वो हैं अताउल्लाह ईसा खेलवी। अताउल्लाह साहब से हम बात कर रहे थे और वो हमें बहुत ही मज़े की, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बता रहे थे अपने बारे में। जी आप बता रहे थे कि क्या हुआ। फिर जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे आज़ादी मिली, वहाँ स्कूल में रह के, जो चूँकि स्कूल तो ईसा खेल में था, तो ईसा खेल में तो मैं वो एक्टिविटीज़ जारी नहीं रख
अपने घर के, अपने वालिद के डर से, खौफ से। अच्छा, वालिद की सॉरी बात आ गई, मैं आपको यहाँ बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, वालिद साहब की बात आई है। हमारे ही प्रोग्राम में, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक प्रोग्राम के इंटरव्यू में आपने बताया था कि सिंगिंग स्टार्ट करने पे आपको अपने वालिद साहब से खासी मार पड़ी थी। इतनी मार पड़ी कि मैं उसको बता ही नहीं सकता कितनी बाकायदगी से मार। बाकायदगी से। और उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी जब आपको ये मार पड़ी है? उम्र उस वक्त मेरी 14-15 साल। बहुत मार पड़ी। मैं नाज़िया बता नहीं सकता कितनी मार। और छुप छुप के फिर मौसीकी सीखा करते? हाँ, मैं निकल जाता था। हमारा जो गांव है उसके एक साइड पर दरिया सिंध बहता है, दूसरी तरफ एक लंबा सिलसिला है कोहिस्तान का, पहाड़ों का। तो या उधर पहाड़ों में चला जाता था, वहाँ बैठ के, या फिर नीचे दरिया की। तो वालिद साहब को खबर नहीं होती थी? जिस दिन खबर हो जाती थी तो उस दिन फिर मेरी खैर नहीं होती थी। अच्छा, ये बताएं कि मतलब आपकी वैसे अगर हम बात करें तो गायकी आपकी तो माशाल्लाह सब जगह सुनी जाती है, बहुत सारे लोगों के आप फेवरेट हैं। आपकी कैसेट्स हर गाड़ी, हर ट्रक, हर बस में सुनी जाती है। मतलब ड्राइवर हजरात से तो मुझे लगता है आपकी खासी दोस्ती है। एक बड़ा अच्छा शेर है कि अपने मातम सरा भी होते हैं क्या खुद गरज कतील, अपने गमों पे रोते हैं लेकर किसी का नाम। क्या बात है। तो अपने अपने दुख जो ढूंढता है हर बंदा। और चूंकि मेरे इलाके का ज़्यादा ताल्लुक ट्रांसपोर्ट से, एक वजह ये भी थी कि वो ड्राइवर हजरात ने ज़्यादा सुनने, या उनके दरमियान ज़्यादा शुरू में मेरे एल्बम ज़्यादा उन्होंने पसंद किए। हमारा मियाँ वाली जो है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, इसलिए। अच्छा अताउल्लाह साहब, आवाज़ में आपकी बात करने में भी और गायकी तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस, बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस है आपकी आवाज़ में। इसकी क्या वजह है? ये कहीं फिर जाके पीछे कड़ियाँ तो नहीं मिल जाती? नहीं, वो कड़ियाँ भी मिलती हैं। और मैंने तन्हाई में बहुत वक्त गुजारा है, बहुत एक उम्र गुजारी है तन्हाई में। तन्हा रह के ज़्यादा मेरी आदत है खामोश रहना, बहुत कम बोलना। इवन मेरे बच्चे जो हैं वो भी, मेरी बीवी मुझसे ये गिला करती है कि मैं हर वक्त खोया रहता हूँ, बोलता नहीं, कम बोलता हूँ। तो क्या सोचते रहते हैं आप अकेले बैठ के? बस सोचता तो मैं शायद अब क्या सोचना है, लेकिन खामोश रहने की आदत हो गई। अच्छा, वैसे मतलब आपने फिल्मों में भी गायकी की, फिल्मों में भी मतलब इस तरह से काम किया, तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? पहले नादिया, मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे जिस तरह शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि मुझे शौक़ था कि मैं बाकायदा गायक बनूं। तो उसके लिए मुझे रेडियो पाकिस्तान टेलीविज़न, उस वक्त ये दो ही ज़राए थे, इन पे बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुझे एंटर नहीं होने देते थे, इसलिए कि मुझे मौसीकी की ABC नहीं आती थी और ना आज तक मैं सीख पाया हूँ। वो मेरा बैकग्राउंड था जिसकी वजह से मैं नहीं सीख पाया, वरना मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बाकायदा सीखूँ म्यूज़िक को, क्लासिकी मौसीकी। मुझे इतना शऊर होना चाहिए कि राग क्या है, ये रिदम क्या है, लय क्या है, सुर क्या है, लेकिन मेरे हालात ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं बाकायदा सीखता। तो फिर मैंने अपने लिए आसान रास्ता चुना और वो था फोक का रास्ता। फोक एक, जिसमें बस आपने अपनी फीलिंग्स, जो आप फील कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, बस वो किसी न किसी तरह आपने कह देना। मेरी खुशकिस्मती जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ शायर मुझे बहुत अच्छे बिल्कुल सही। अच्छा अताउल्लाह साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जिस तरह कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रोग्राम में हमारी लाइव कॉल्स भी शामिल होंगी, तो कुछ कॉल्स हमारे साथ लाइन पर हम देखते हैं इस वक्त कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, एहसन रहमान फ्रॉम मियांवाली। जी एहसन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, जिस तरह से अताउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, और आप क्या बात करना चाहेंगे? अताउल्लाह साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि अपना मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और अपना ये जो है इनकी एज क्या है और ये क्या करते हैं, ये उनका अपना एल्बम कब आ रहा है? एहसन नाम बताया। जी एहसन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खैरियत से रखे। मेरी एज आपने पूछी है? मेरी उम्र पूछी है आपने? हाँ जी, हाँ जी।
मेरी उम्र मैं 19 अगस्त 51 को पैदा हुआ, उस हिसाब से हिसाब कर लो कितने साल बनते हैं। और मैं नई एल्बम पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। सही, ठीक है, आपको जवाब मिल गया। अब हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में कॉल करने का। और एक और कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर है, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हो, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मदीहा बात कर रही हूँ लाहौर से। और केलवी सर से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि फोक म्यूजिक जो है आजकल की जनरेशन में बिल्कुल मतलब सुनना पसंद नहीं करते या फिर उनका टेस्ट नहीं है, तो इसकी बड़ी वजह उनको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? मुझे समझ नहीं है। उन्होंने आपसे बेसिकली क्वेश्चन ये किया है मदिया ने कि हमारी आजकल की जो यंग जनरेशन है वो फोक सिंगिंग से बहुत ज़्यादा दूर हो गई है और मतलब सुनते भी नहीं है, उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो इसकी बेसिक वजह आपके ख्याल में क्या है? मदिया, मैं ये समझता हूँ कि फोक से नहीं हटे, सिर्फ वही गाना आज भी हिट हो रहा है जिसमें फोक है। हाँ, नई नस्ल ने उनके कपड़े बदला दिए, यानी शलवार की जगह जीन पहना दी है, दुपट्टे की जगह उन्होंने बिल्कुल दुपट्टा उतार दिया है। जो हमारा कल्चर है, जो हमारा विरसा है, जो हमारा सिस्टम है अपना, जो हमारा जो हमें इजाज़त नहीं देता, उस तरफ हम चल पड़े हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे चैनल का भी कसूर है। अगर वो प्रमोट नहीं करें तो जाहिर है वो अपनी मौत आप मर जाएंगे। इस तरह के लोग जो हमारे कल्चर से, हमारे रस्म व रिवाज से दूर करते जा रहे हैं, उसमें चैनल्स का बड़ा हाथ है। अच्छा, चैनल्स को चाहिए कि उन लोगों को प्रमोट करें। जो कंपटीशन वैसे बहुत ज़्यादा चैनल्स आ गए तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा आ गया। मदिया, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में कॉल करने का। मैं ताउला साहब इसी बात को मतलब आगे जारी रखना चाहूँगी कि क्या मतलब इसी तरह से आप कह रहे हैं कि हम लोग फोक से दूर नहीं हुए, मतलब हमारे हर गाने में फोक का आंसर होता है बेशक, तो लेकिन वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे उसको, जो हमारी एक टिपिकल हमारी कल्चरल फोक सिंगिंग थी, उससे दूर होने की क्या असल में आसानियाँ इतनी पैदा हो गई। अब देखें ना, एक साज है सरंगी, उसको सुर करने के लिए आपको खासा वक्त चाहिए, उसको सीखने के लिए एक उम्र चाहिए। इसी तरह और इंस्ट्रूमेंट हैं, वायलिन है, सितार है, तबला है, ढोलक है, इनको सीखने के लिए एक उम्र चाहिए। इनको परफेक्ट बनाने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। आज की नस्ल मेहनत से दूर हो गई। उन्होंने बस एक कीबोर्ड ही रख लिया है जिसके ऊपर हर किस्म की आवाज निकलेगी। 300 इफेक्ट उन्होंने निकाल लिए। तो वैसे क्या मतलब अगर हम देखें तो इसमें टेक्नोलॉजी, वैसे अभी इस वक्त यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक से फिर वापस आके हम आपसे जरा बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी ने कितना इफेक्ट किया है इस चीज़ में और कितना हाथ है इस बारे में जो टेक्नोलॉजी का। सो नाज़रीन, लेट्स टेक अ ब्रेक। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। लोक मौसीकी पाकिस्तान की सकाफत का हिस्सा है और इससे वाबस्ता लोगों के लिए अब अपॉर्चुनिटीज की कमी है। हुकूमत भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही और निजी सतह पर भी लोक मौसीकी इग्नोर हो रही है और यही वजह है कि लोक मौसीकी आहिस्ता आहिस्ता इस खित्ते से खत्म होती जा रही है। जनाब, बात हो रही है लोक मौसीकी पर, तो क्यों ना इसी हवाले से एक रिपोर्ट देख ली जाए। तो फिर देखते हैं एक रिपोर्ट। इश्क मुल्ले नू नचावे यार, नचना पैंदा ए, जदों मिल जावे दीदार ते नचना पैंदा ए, हाय मिल जावे दीदार ते नचना पैंदा ए। लोक मौसीकी फोक म्यूजिक मट्टी के वो मीठे सुर और बोल हैं जिनके एक एक हर्फ में मट्टी की खुशबू रची बसी है। लोक दास्तानों में सूफी शोरा ने भी मट्टी से कहानियां कशीद की और पाकिस्तान तो है ही फन सकाफत का वो खूबसूरत गुलदस्ता जिसके हर फूल की खुशबू और रंग जुदा जुदा है। यहाँ आलम लोहार की जुगनी भी है जो चिमटे के खूबसूरत म्यूजिक में झूमने पर मजबूर कर देती है। और रवायत से जुड़े आरिफ लोहार भी हैं जिनकी जुगनी सारे जग में जगमगा रही है।
अताउल्ला खान ईसा खेलवी को लोक मौसीकी के शदाई कैसे भूल सकते हैं, जो हजारों कैसेट्स के जरिए अपने चाहने वालों के दिल में उतर गए। सड़कों पर दौड़ता शायद ही कोई ऐसा ट्रक या बस हो जिसमें अताउल्ला ईसा खेलवी का गाना ना सुनाई दे। अगर शादी ब्याह के रवायती गीतों की बात की जाए तो मुसर्रत नज़ीर ने सबके दिल मोह लिए। मायूं, मेहंदी, बारात पर उनके गीत गाए भी जाते हैं और उन पर रक्स भी किया जाता है। बुलबुले सहरा रेशमा ने चोरी चोरी आंखें लगाने का एतराफ किया, फिर लंबी जुदाई का कर्ब भी बर्दाश्त किया। पठाने खान का इश्क और यार कौन है, हामिद अली बेला अपने विछोड़े का दर्द किसे कह रहे हैं। लोक मौसीकी के साज बदल गए लेकिन अंदाज नहीं बदले। अब भी उससे मिट्टी की खुशबू आती है। जी जनाब, रिपोर्ट आपने देख ली। हमारे साथ जो है स्टूडियो में मौजूद हैं अताउल्ला साहब। अच्छा, हम दोबारा आपसे बात करेंगे, आपकी तरफ आएंगे। जैसे हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी कितना इफेक्ट किया टेक्नोलॉजी ने, कि मतलब हमारे जो नौजवान हैं अब वो वही, अब जिस तरह से बात करते हैं कि तबले और सारंगी और हारमोनियम के बजाय सिर्फ एक कीबोर्ड है उनके पास, उसके ऊपर हर किस्म की वो साउंड निकालेंगे और इससे बहुत ईजी नहीं हो गया कि हर बंदा एक सिंगर बन जाता है। टेक्नोलॉजी ने इतना नुकसान दिया है अपनी सकाफत को, मौसीकी को, बहुत सारे शोबों को मुतासर किया, लेकिन इसको बहुत मुतासर किया। अब देखें ना, मैं एक गायक हूँ, मेरे साथ 20 फैमिली का गठजोड़ है, यानी हम वो सरवाइव करती हैं। अब वो 20 की जगह एक बंदे ने ले ली। सही। वायलिन मुझे नहीं चाहिए, कीबोर्ड है। स्टार नहीं चाहिए, कीबोर्ड है। सारंगी नहीं चाहिए, कीबोर्ड है। फ्लूट नहीं चाहिए, कीबोर्ड है। और अब तो रिदम भी आ गए हैं, रिदम भी बिल्कुल मतलब वो नीचे कर देते हैं। हाँ, हाँ। तो ये सारे लोग अफेक्टेड हुए, उनकी फैमिली, पता हजारों लोग जो है इस तरह। अच्छा, तो आपके ख्याल में इससे वो जो फीलिंग जो मौसीकी में आया करती थी वो भी, ये अभी कुछ जो लोग बाकी हैं हमारे अहद के, हमारी उसके उम्र के, जब ये ख़त्म हो गए तो उनके बाद तो ये कान उस मौसीकी से आशना ही नहीं रहेंगे। जब आशनाई नहीं होगी तो उसके अच्छे बुरे लगने की बात ही नहीं, महसूस ही नहीं होगी। अब तो जो नई नस्ल आ रही है, उन्होंने हर घर में जिसको थोड़ा बहुत मौसीकी से लगा हो, उसने हर घर में अपने घर में एक छोटा सा स्टूडियो बना लिया। उसमें एक कंप्यूटर रखा है, एक कीबोर्ड रखा है, और चल से चल एक माइक रखा हुआ है। तो पूरा उसी को उन्होंने स्टूडियो का नाम दे दिया। स्टूडियो का नाम दे दिया। उसी में वो गाना लिखते भी खुद हैं, धुन भी खुद बनाते हैं, अरेंज भी खुद करते हैं, उसकी वीडियो भी खुद बना लेते हैं, और फिर आपको दे देते हैं, आप उसे चला देते हैं। अच्छा अताउल्ला साहब, जिस तरह मतलब आपका बहुत पुराना ताल्लुक है फोक मौसीकी से, और इसी तरह आप बहुत सारे लोगों के फेवरेट हैं, आप किसको सुनना पसंद करते हैं? मतलब जिस तरह अगर कभी तन्हाई में बैठे हुए, अकेले बैठे हैं, तो किसको प्रेफर करेंगे कि मैं किसको सुनूं? जिनको गा के गायक बनाऊं, क्योंकि मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बाकायदा सीखूं, लेकिन सीख नहीं सका। तो मैं जिनको गा के, मतलब मुकेश मेरे रूहानी उस्ताद, उनकी गायकी में भी अलमिया दुखीपन ज़्यादा था, तो उनसे मैं ज़्यादा मुतासिर था, उनके गाने में बहुत गाता था। फिर उसके बाद अल्लाह गरी की रहमत करे, नैत हुसैन भट्टी साहब, हमारे मुल्क की रूह रवां, बड़े वो ज़बरदस्त गायक, शौकत अली साहब, उनको गा के फिर मेरी खुशकिस्मती कि हमने एक इलाके से एक ही वक्त में नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ गाया। उनका कौन सा गाना आप सबसे ज़्यादा सुनते थे? किसका? शौकत अली भाई। हाँ जी।
शौकत अली का उन दिनों गाना मशहूर था, वो क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे को। तो थोड़ा सा मतलब गुनगुना दिया जाए। क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, सानू दस दो होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दो होया की कसूर मेरे कोलों। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा अताउल्ला साहब, आपने मतलब यहाँ मुल्क में तो बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स किए, बहुत ज़्यादा जगहों पे गाना गाया। इसके अलावा बैरून मुल्क भी आप बहुत ज़्यादा जगहों पे गए, फॉरेन कंट्रीज़ में आपने शोज़ किए। तो क्या कहाँ ज़्यादा वैसे किन किन जगहों पे गए, और आपको क्या लगता है कि वहाँ जाके आपको किस किस्म का रिस्पॉन्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिला, या उस तरह से आपको नहीं रिस्पॉन्स मिला? एक जगह है फिजी आइलैंड है, छोटे छोटे जजीरे, ऑस्ट्रेलिया से आगे, वहाँ अम्बेसी नहीं है हमारे मुल्क में फिजी की, तो ऑस्ट्रेलिया की अम्बेसी से हमें वीज़ा लेना पड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया से भी आगे को 2-3 घंटे की फ़्लाइट है सिडनी से। तो वहाँ मैं गया 3 शोज़ के लिए, 7 शो मैंने किए, और वो भी स्टेडियम में। कोई पाकिस्तानी फैमिली नहीं थी, और उन्होंने जिस मोहब्बत जिस प्यार से मुझे सुना, मेरे लिए हासिल जीस्त है। वैसे तो मैंने अपने मुल्क में जितना काम किया है, जितनी मुझे मोहब्बत मिली है लोगों की, उसी मोहब्बत ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, मुझे इंटरनेशनल सिंगर बनाया। लेकिन उस मुल्क के जो लोगों की फीलिंग्स जिनको मतलब कुछ समझ भी नहीं शायद आ रहा था, वो उर्दू स्पीकिंग थे। अच्छा, उसकी तारीख कुछ यूँ जो मैंने उनसे डिस्कस की तो बताया कि जब वो भी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, जिस तरह हम पे गोरों ने हुकूमत की, वहाँ भी गोरों की हुकूमत थी। तो जो फिजियन थे वो, उनको खेती बाड़ी नहीं इतनी, उनकी कोकोनट की एक फसल होती थी, उसी पे गुजारा करते थे। तो फिर इंडिया से यहाँ भी चूँकि ब्रिटिश कॉलोनी थी, इन लोगों को वहाँ शिफ्ट किया गया जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे, और फिर उन्होंने तो वहाँ उससे उन्हें मतलब समझ आ हाँ। अच्छा, आपने बात की हमारे मुल्क में मतलब हमारे लोगों ने आपको इज्जत दी, उस मकाम तक पहुँचाया। आप क्या दिल में आप वाकई में समझते हैं कि आपको सही मायनों में आपको वो इज़्ज़त, वो रुतबा, वो मकाम मिला पाकिस्तान में जो आप डिज़र्व करते थे या एक्सपेक्ट करते थे? क्योंकि अगर हम बात करें, देखा जाए तो हमारे यहाँ उस तरह से नहीं शायद पजीराई मिलती और से नहीं सराहा जाता। तो हमारे ही आर्टिस्ट जो हैं वो दूसरे मुल्क में जाते हैं, हमारे मतलब हमसाया मुल्क इंडिया में देख लें, वहाँ जाके उन्हें काम करना पड़ता है, वहाँ जाके उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है। तो क्या आपके ख्याल में यहाँ टैलेंट की कदर नहीं की जा रही? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में बहुत इज्जत दी, ये जितने भी गायक यहाँ से वहाँ गए हैं, इन्हें पहले यहाँ इज्जत मिली, तो फिर वो वहाँ नाम मिला, तब वो वहाँ गए, वरना उन्हें कौन ऐसा नहीं वहाँ कौन जानता है। और वहाँ वो तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वैसे लल्लू पंजू को तो नहीं वो काम दे देते। पहले इस धरती ने नाम दिया, उन्हें चाहिए कि इस धरती की इज्जत करें और इसका एहतराम करें। इन लोगों ने अगर उनको अप्रिशिएट ना किया होता, सर आंखों पे ना बिठाया होता, तो वो इंडिया कैसे उन्हें कबूल कर? बिल्कुल सही। इस बात को मतलब हमें मानना चाहिए कि यहाँ से ही वो इज्जत और शौहरत पाके वो इंडिया मुझे तो बहुत मैंने इंडिया जाके बहुत कम काम किए। मेरी खुशकिस्मती कि इंडिया के लोग यहाँ आए, मेरे साथ काम किया उन्होंने। सही बात है, ये तो हमारे मुल्क के लिए भी जो है एक बहुत बड़ी प्राउड फील करने वाली बात है। हमारी अपनी धरती काबिल एहतराम है, इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये कि इस धरती से हमने जन्म लिया। सही बात है, इस धरती ने हमें उठना बैठना बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मतलब मेरी धरती ही बेसिकली मेरी दुनिया है। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और लेते हैं ब्रेक से वापस आके अपनी बातों का सिलसिला जो है जारी रखेंगे। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। बात हो रही है लोक मौसीकी के हवाले से, तो इस बारे में जानते हैं कि आप क्या कहते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन लाइन पर आपकी कॉल शामिल करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शफाकत बुखारी ननकाना साहब से बात कर रहा हूँ। जी शफाकत, आप क्या बात करना चाहेंगे लोक मौसीकी के हवाले से और अताउल्ला साहब से? मैं अताउल्ला खान साहब ये सवाल करना चाह रहा हूँ जी, इनकी आवाज़ में दर्द बहुत है। यहाँ ये पैदाइशी तौर पे इनको दर्द मिला है या लब के बाद कोई इनको दर्द मिला है?
बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो यह है कि आपकी इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खैरियत से रखे, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान ख़ुद नहीं बना सकता, ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की बहुत बड़ी देन है कि उसने मुझे मेरे गले में जो चिप फीड की है उसमें इतना दर्द है। हम पालिश ज़रूर करते हैं, हालात जो मेरे हालात रहे, महरूमियाँ रहीं मेरे इलाके की, मेरे ख़ानदानी मुझे जो प्रॉब्लम्स हुई, तो उसकी वजह से पॉलिश ज़रूर हुआ है, लेकिन बुनियादी जो दर्द है वो अल्लाह की तरफ है। जी जनाब, आपको आपके सवाल का जवाब आई एम श्योर मिल गया है और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में कॉल करने का। अच्छा अताउल्लाह साहब, मतलब खैर इस सवाल के जवाब होने पहले भी मेरे ख्याल उन्होंने प्रोग्राम हमारा लेट देखना शुरू किया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अताउल्लाह का जहाँ नाम आता है तो वहाँ पे लोगों को ये होता है कि मतलब सराइकी से रिलेटेड लोग, सराइकी उनके दिमाग में आना शुरू हो जाती है, सराइकी सिंगिंग। लेकिन आपने चूँकि उर्दू में भी बहुत सारे गाने गाए, पंजाबी में भी, तो उर्दू में कौन सा कलाम ऐसा है जो आपका बहुत फेवरेट है, आप समझते हैं कि मतलब ये मैंने बहुत बेस्ट? मैं जब मुझे इंटरनेशनल तौर पे पजीराई मिली वो उर्दू की वजह से, उर्दू की वजह से, सही, क्योंकि सराइकी बहुत कम लोग समझते थे उस वक्त। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सराइकी पे बहुत काम हुआ है और सराइकी बहुत समझी जाती है और बहुत शौक़ से सुनी जाती है। तो मेरा जो एल्बम हिट हुआ था वॉल्यूम नंबर 4, उसमें 2 उर्दू के गाने बहुत हिट हुए थे जिन्होंने मुझे इंटरनेशनल स्टार बना दिया। वो एक गाना था दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग ज़िंदगी के लिए, और दूसरा था इधर ज़िंदगी का जनाजा उठेगा उधर ज़िंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। अच्छा, इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है? उर्दू, ये मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं। दोनों, तो चलो इनमें से कोई एक गा के सुना दें। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। ये वो गाना जिसने मुझे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, फिजी से वैनकूवर तक सफ़र भी करवाया, लोगों ने पसंद भी किया, नाम दिया, शोहरत दी। अच्छा, वैसे अगर मतलब आपकी जिस तरह से शायरी सुनते हैं, कौन लिखता है आपकी शायरी? क्योंकि मतलब आपकी जो शायरी है ना वो आम आदमी के जज्बात की अक्कासी करती है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार अगला बंदा जो मतलब गा रहा है वो बिल्कुल हमारे ही जज्बात हैं और कैसे इसको पता है और किस तरह से ये हमारी स्टोरी बोल रहा है। असल में मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वहाँ बड़े ज़बरदस्त शोरा मौजूद थे उस वक्त, आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से कुछ 1-2 ऐसे मेरे साथी हैं जो हम साथ छोड़ गए हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं और वो अब भी मेरे लिए लिख रहे हैं। तो वो साहिब दीवान नहीं थे क्योंकि बहुत बैकग्राउंड उसका एक पसमानदा इलाका है, वहाँ ट्रेन भी छोटी जाती थी, यहाँ से 5 फुट की चलती थी, वहाँ 2.5 फुट की हो जाती थी। अखबार 3 दिन बाद पहुँचता था, कोई मीडिया उस वक्त नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो लोग साहिब दीवान भी नहीं थे, अब माशाल्लाह साहिब दीवान, उन्होंने अपनी किताबें छपवाई। तो वो लिखते मेरे लिए सिर्फ, और फिर वो हम जब आपस में बैठते थे डिस्कस करते किस मौजू पे कैसे लिखा जाए, बाकायदा मतलब काम होता था, काम उसके होता ऊपर। था। सही से यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर, हम देख लेते कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, फारूक बात कर रहा हूँ लाहौर से। सबसे पहले तो मैं अतौला साहब को सलाम पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम अतौला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अतौला साहब, मुझे आपसे ये सवाल करना है। एक अभी थोड़ी देर पहले मैं आपका मैं काम देखा हूँ। फारूक भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही। जी, आपको अब आवाज़ आ रही है अतौला साहब? जी अब बेहतर है। सवाल आपसे ये करना है कि पूरी दुनिया में पजीराई आपको मिली, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम आया, अल्हम्दुलिल्लाह। जो पजीराई आपको आपके अपने हमवतनों से मिलनी चाहिए थी वो आपको मिली, और दूसरा ये कि आपकी एल्बम जो है कोई नई वो कब आ रही है? क्योंकि अभी आपने उर्दू में भी गा के सुनाया, आपका नाम जब जहन में आता तो लोग सिर्फ सराइकी गानों के बारे में वो करते हैं, लेकिन आपने उर्दू में भी बहुत अच्छा गाया। तो अभी जो आपकी एल्बम आ रही है वो उर्दू में है या सराइकी?
फारूक भाई, पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह मुहर्रमुल हराम के बाद मेरा नया एल्बम आ रहा है। उर्दू और सराइकी को मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है, यानी 2 गाने उर्दू के हैं, 2-3 गाने और बाकी उसके हैं सराइकी और पंजाबी भी है उसमें। और मैं तो समझता हूँ कि जो पजीराई मुझे अपने देश में मिली, अपनी धरती ने दी, अपने वतन ने दी, वो मुझे कहीं नहीं मिल सकती। मुझे कितनी ही बड़ी कोई दिखाई जाए कि आप किसी और मुल्क में जाके काम करें, तो मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं तो अपने मुल्क की मट्टी को अपनी आंखों का सुरमा समझ के यहीं रहना पसंद करूंगा और यहीं काम करना पसंद करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा गायक मुझे इस धरती ने बनाया है, इतनी बड़ी शनाख्त मुझे दी है, वो कहीं और से नहीं मिल सकती। कुछ भी कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपका हमारे प्रोग्राम में कॉल करने का। जी अताउल्लाह साहब, बिल्कुल सही, मतलब आपने बात की है। शायद हम लोग जो है मतलब थोड़े से फेम की खातिर हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उस चीज़ की कदर नहीं कर पाते, बस एहसास कमतरी में मुब्तला है वो लोग जो इस तरह सोचते हैं, इस तरह करते हैं। अच्छा, वैसे अभी तक आपने मतलब बहुत सारे गाने गाए, अंदाजन आपको मतलब शायद आपको भी इतना याद नहीं होगा, कितने अंदाजन आपने मुझे याद नहीं। ये तो एल्बम है ना जो वो तो 500 के लगभग है, लेकिन मैंने रेडियो के लिए बहुत गाया, मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत गाया। 73 से आप देखें कि मैं गा रहा हूँ रेडियो पाकिस्तान के लिए, रेडियो पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए। और फिर एक और इदारा था, उसकी अब आखिरी सांसें हैं, मेरा ख्याल है वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, लोक विरसे के नाम से, इस्लामाबाद में, फोक हेरिटेज। बिल्कुल, उसके लिए मैंने बहुत गाया, बहुत गाया। अच्छा अताउल्लाह साहब, मतलब जिस तरह से प्रोग्राम का टाइम हमारे बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ख़त्म होने वाला है। आखिर में मैं सबसे पहले मतलब ये पूछना चाहूँगी कि आपने मतलब लोक मौसीकी के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया, तो आप क्या देखते हैं कि लोक मौसीकी का हमारे मुल्क में क्या फ्यूचर है? और चूँकि आप ख़ुद एक मतलब फोक सिंगर हैं, आप फनकार हैं, आप नए आने वालों के लिए या नई हमारी जो जनरेशन है उनको क्या लेसन देना चाहेंगे? उनके लिए क्या काम आपने सोचा इस बारे में कि मैं कोई एकेडमी बनाऊं या लोग जो है नई यंग जनरेशन उनको सिखाऊं, या लोगों में ये मतलब जी मैं सोच रहा हूँ इस पे कि मैं इस तरह जिस तरह आपने कहा एकेडमी बनाने का, तो इस पे मैं जो नई नस्ल, मेरा बेटा खुद इस फील्ड में अभी उस एल्बम पे काम कर रहा है, उसकी वीडियो भी बनी है। इंशाल्लाह मुहर्रमुल हराम के बाद मेरी कोशिश होगी कि वो अवाम के सामने पेश करूँ। उसमें मैंने दोनों पहलुओं को सामने मद्देनज़र रखा है, फोक को भी, और वो उसने चूँकि यूके से डिग्री की है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, तो वहाँ भी चूँकि ऑडियो में भी उसने डिग्री की है, वहाँ की शुद्ध बुद्ध है, उसको उनके साथ काम करके मतलब ये जो आपने पहले बात की थी कि मतलब आप इस चीज़ को मिस करते हैं कि आपने बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग मिली और बाकायदा सिंगिंग, तो आपने बच्चों को बाकायदा दी है ट्रेनिंग? मैंने उनको, मेरे बड़े बेटे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में डिग्री की, फिर उसके साथ ऑडियो में की। अच्छा अच्छा। उसके बाद मेरी बेटी जो है लारेब, उसने आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग के साथ पोस्ट प्रोडक्शन की डिग्री की, अच्छा, विजुअल इफेक्ट की, वो बीबीसी के लिए और हॉलीवुड के लिए काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशकिस्मत है कि मेरे बच्चे, अभी एक और जो मेरा बेटा है मोहम्मद बिलावल, वो भी ये लेवल कर रहा है, और उसका जो रुझान है वो फिल्म की जानिब है, फिल्म मेकिंग की जानिब। डाइवर्स मतलब बिल्कुल इनकी अलग-अलग डायरेक्शंस हैं, बिल्कुल इनकी डाइवर्सिफाइड है उनकी चीज़ें। और जो बिलावल है उस वो फिल्म एक्टर की तरफ नहीं, फिल्म मेकिंग की तरफ, फिल्म मेकिंग की तरफ। सही 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 सही। देखें अल्लाह बेहतर करे वो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सावल ने और लारेब ने अपनी तालीम मुकम्मल की है, वो पाकिस्तान आए हुए हैं, और वो इंशाल्लाह जहाँ अपने बिल्कुल सही, हम भी इंशाल्लाह उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनको उनके जो है इरादों में कामयाब करे, उन्हें बहुत ज़्यादा तरक्की दे। और अताउल्लाह साहब, आपका मैं दोबारा से एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, आपने इतनी अच्छी बातें की, बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारे नाजरीन ने भी, आई एम श्योर इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। बहुत शुक्रिया आपका, देखने वाले सुनने वाले सलामत रहें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह बिल्कुल जी। नाज़रीन फिर हाजिर होंगे, आज के लिए इतना ही, इतना बहुत ज़्यादा था आई एम श्योर, आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।